नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्री बजट बैठकें शुरू कर दी हैं। उद्योगपति और जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि जो प्री बजट बैठक होती है इससे आर्थिक नीतियां बनाने में मदद मिलती है और बजट का स्वरूप देने में सहायता मिलती है। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी जो 70 से ज्यादा सुझाव थे वो समाहित हुए थे। पिछली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हरियाणा का पेश हुआ था। तो पहले केंद्र का बजट आना है, फिर हरियाणा का बजट आएगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्री बजट जो बैठक हो रही है इसमें जो सुझाव आ रहे हैं वो कितने आर्थिक तरक्की के द्वार खोलेंगे, वो सुझाव कितने बजट में समाहित होंगे, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे पहले विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कौन क्या कुछ कह रहा है पहले वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। बजट निर्माण में उसकी प्रक्रिया को बंद कमरों तक वो सीमित नहीं रखना चाहते। हमें उसे जनता, उद्योग, श्रमिक और हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद का माध्यम हम बना रहे हैं। उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। साथियों, बजट हमारे लिए ये केवल आय और व्यय का ये लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वर्तमान जरूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब है। कि सुझाव लेना अच्छी बात है, लोगों को राहत भी देनी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालत है कि आज जो कर्जा लिया हुआ है ना, उसकी किस्त और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। पिछले दिनों डिमांड्स लेकर आए थे, मैंने उस पर बोलते हुए भी कहा था कि तुम पैसा तो ले रहे हो, पैसा किसी डेवलपमेंट के लिए लो, ब्याज को चुकाने के लिए आप कर्जा ले रहे हो, इससे तो हरियाणा का क्या हाल होगा। आज हरियाणा प्रदेश का बजट तो 2 लाख से ऊपर चला गया और कर्जा भी 4 लाख के करीब पहुंच गया। तो इन चीजों पे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। जो गैर जरूरी खर्चे हैं उन पे रोक लगाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गौतम, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधु रावल जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रेड्डू साहब, अगर आपसे शुरू करते हुए मैं ये जानना चाहूं, जी रेड्डू साहब आवाज आ रही है आपको? जी, ये प्री बजट बैठक जिसमें उद्योगपति या जो दूसरे सेक्टर हैं उनकी राय को समाहित करने की जो ये प्रक्रिया कुछ समय से शुरू हुई है, ये कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और कितना इसका असर? लोगों से सुझाव लेना, चाहे वो स्पेशलिस्ट हैं या उद्योगपति हैं या बुद्धिजीवी हैं, हर समाज के तबके से सुझाव लेना ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेना चाहिए सुझाव, और अच्छी एक प्रक्रिया भी शुरू की है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसकी बुराई तब शुरू हो जाती है वरुण जी, जब आपने निमंत्रण तो सभी को दे दिया, सभी से आपने सुझाव भी ले लिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आप क्या आपने पब्लिक के द्वारा दिए गए सुझाव को महत्व दिया है, क्या उनको आपने मानने का काम किया है। ये जो बीएससी की मीटिंग होती है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसकी बैठक होती है, वहां पे ये एलओपी की बात तक नहीं मानते, उनके कहने से समय तक बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, और विधानसभा में ये बोलने नहीं देते हैं जब विपक्ष के एमएलए वहां बोलने का काम करते हैं। और यहाँ पर ये कह रहे थे हम पूरी पब्लिक से ही सुझाव ले रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर से सुझाव ले रहे हैं। सुझाव लेना, मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन उनकी मर्यादा को भी रखना जरूरी है। जो भाई सुझाव देते हैं उन सुझावों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनका ऊपर मंथन किया जाना चाहिए, उनको लागू किया जाना चाहिए। सीएम साहब ने बताया कि भाई कितने 70 से ज्यादा सुझाव समाहित किए गए थे पिछली बार। चलो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा
कि यदि कहीं संभव हो उसके तो हमारे हरियाणा प्रदेश के कर्ज को कम करने का काम करें, क्योंकि आज हमारे हरियाणा प्रदेश का जो बजट है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा कर्ज के ब्याज को चुकाने में ही चला जाता है, और ब्याज भी कर्ज लेकर के जिस प्रदेश का चुकाया जाता हो, ऋण का ब्याज भी चुकाने के लिए जो प्रदेश कर्ज लेता हो, मैं समझता हूँ इसको कम करने की जरूरत है, इसको कम किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो शिक्षा के ऊपर बजट है और स्वास्थ्य के ऊपर बजट है, उसको बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे अति महत्वपूर्ण चीजें, वो सेवाएं हैं, और ये हर व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जितना बजट बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाने का काम करना चाहिए। और जो कर्ज वाली बात है, कर्ज के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको यूज हो तो उसका फायदा होगा। यदि कर्ज लेकर के आप ब्याज चुकाएंगे या लोन उतारने का काम करेंगे, वो आपने जो पीछे कर्ज लिया है उस कर्ज का भी आप एक बाहर पेपर जनता को बताएं कि कितना उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुआ और कितना आपके रूटीन के खर्च में उस कर्ज को आप शामिल करने का काम करें। उसका एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो भी पब्लिक के सामने रखने का काम किया जाना चाहिए, और इस क्षेत्र में जो है ना, इनको जरूर से जरूर बढ़ाने का काम करें। ठीक है, ओके। अजय गौतम जी, भाई एक तो स्टेक होल्डर से राय ली जा रही है, वो राय लेकर के जैसे रेणु साहब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि बजट से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जा रही है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि जी ये इसका कुछ इम्पैक्ट रहता है या नहीं रहता है, कर्जे को लेकर आप लोगों की ज्यादा आपको लग रहा है कि ये चिंता की बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के हित में जो भी काम होगा उसके फेवर में रहती है। सरकार अगर जनता के हित में कोई भी काम करती है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी, लेकिन ऐलान बहुत होते हैं लेकिन अमल नहीं होता। करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। बीजेपी की कहती कुछ है, करती कुछ है। रेड्डू साहब ने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा में बोलने नहीं देते हैं, इनके बाउंसर आ जाते हैं हमारे एमएलए को बाहर निकालने के लिए। मैं इनकी 3-4 बातों पे बात करूंगा। देखिए, एक एजुकेशन और स्वास्थ्य, रेड्डू साहब ने बताया, बिल्कुल बात सही है। आज हॉस्पिटल्स का कितना बुरा हाल है, आप ये देखिए, ना दवाई है और न डॉक्टर बैठे रहते हड़ताल पे हमेशा ही। ठीक है, एजुकेशन का भी इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। बेरोजगारी कहाँ कम हो रही है, युवा, मेरा प्रदेश का युवा रोड पे घूम रहा है, बेरोजगार है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आए बार पेपर लेते हैं वो लीक हो जाते हैं। उसके बावजूद महिलाओं के लिए, महिलाओं की इतनी बुरी दशा है आज प्रदेश के अंदर। ये गुड़गांव में ऐलान करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हम प्री बजट का शुरुआत करेंगे। अरे प्री बजट का गुड़गांव ही तो मेन सपोर्ट है। गुड़गांव में महिलाएं सेफ नहीं है। महिलाओं के लिए इन्होंने किया क्या? आज तक कुछ भी नहीं किया है। किसानों के लिए आज खाद बीज बुरा हाल है, पुलिस को तैयार करके नहीं वहां पर खाद बीज लेने जाना पड़ता है, पुलिस फिर भी डंडे मारती है। तो ये कर क्या रहे किसानों के लिए? ठीक है, 1000 किसान इनके ठीक है, पिछले आंदोलन में, पिछले सरकार में आप ये कह रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं वो नाकाफी हैं। जी प्रोफेसर विदु रावल, कुछ भी नहीं है, करनी कथनी में फर्क है इनकी। प्रोफेसर विदु रावल, रेणु साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि अगर स्टेक होल्डर से बात की जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए कि कर्ज कम हो जाए प्रदेश का और स्वास्थ्य और शिक्षा पर मैक्सिमम खर्चा कर पाए सरकार। वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को, और जो दो प्रबुद्ध पैनलिस्ट हमारे साथ अलग अलग पार्टियों से हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक आ रही है। देखिए, कर्ज पर ही चर्चा हो जाएगी पहले, लेकिन इससे पहले ये रिमार्क करना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से बंद कमरों के अंदर कुछ अधिकारी जो तय कर दिया करते थे वह वित्त क्या होगा, उस परंपरा को से इतर जो है एक बड़ी सहभागी परंपरा जो है मनोहर लाल जी के समय शुरू की गई थी कि किस प्रकार से जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे जो है शिक्षक और शिक्षार्थी हुए, चाहे जो है मरीज और डॉक्टर हुए,
चाहे उद्यमी उद्योगपति हुए, चाहे अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग, यहाँ तक कि विपक्ष के जो हमारे विधायक हैं और जो पक्ष के विधायक हैं, उनके साथ भी बैठकर चर्चा करके एक ऐसा समावेशी बजट बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई। और अब कुछ वर्ष हो गए हैं जब लगातार उसी महान अच्छी परंपरा को चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने और आगे जो है उसको और गतिमान करके उसमें और समावेश किया है चीजों को। और हम देखते हैं कि जो बजट आता है वो बड़ा पूर्णतः समावेशी होता है। कर्ज पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये इस बहाने जो है ये बताने के लिए अच्छा अवसर है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतर कर्ज प्रबंधन अगर कोई एक राज्य कर रहा है तो हरियाणा कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग भी कह रहा है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारी परमिसिबल लिमिट है 33.3% जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट हो सकता है बजट का, उसको हमने कभी भी पिछले 11 साल में एक बार भी ब्रीच नहीं किया है। जबकि भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में ये 6 बार ब्रीच की गई थी, 6 अलग अलग समय पर ब्रीच की गई थी। और हम तो अभी 30% तक भी नहीं पहुंचे हैं। वहां तो लगातार ही हम जो है उस लाइन को छुआ करते थे। डिमांड कर रहे हैं तो हाँ, तो वो व्हाइट पेपर बजट होता है। बजट व्हाइट पेपर ही होता है। बजट में सारा ब्यौरा होता है। जैसे अब व्हाइट पेपर मैं दे देता हूं इनको, थोड़ा सा इनको मेहनत करनी पड़ेगी, जरा सा इंटरनेट खोलना पड़ेगा। और हरियाणा विधानसभा का पिछला बजट सेशन यानी कि 2025-26 का बजट सेशन में 27 मार्च 2025 का हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी का जवाब पढ़ना चाहिए। वो व्हाइट पेपर है। उसमें उन्होंने बताया था, उस जवाब में विधानसभा की कार्रवाई में मिल जाएगा वो आपको बयान। वो ये है कि 2004-2005 में हरियाणा के अंदर जो कर्ज था 17,347 करोड़ रुपए था। आमतौर पर बहुत सारे इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी प्रवक्ता आते हैं, वो कहते हैं 0 कर्ज छोड़कर गए थे। नहीं जी, 17,347 करोड़ रुपए कर्ज छोड़कर गए थे आप। और उस समय हरियाणा का बजट साइज जो था वो महज जो है 4,500 करोड़ था। यानी लगभग 4.5 गुना कर्ज जो था आपका बजट के अनुरूप में कर्ज था। फिर कांग्रेस की सरकार आई, जब ये कर्ज जो है इनका जो बजट साइज था वो लगभग 35,000 करोड़ का था। 37,000 कुछ करोड़ का ये बजट पेश करके गए थे, लेकिन जो अनुमानित बाद में जो है जो एडजस्टमेंट होती है वो जाकर कुल 35,000 करोड़ का ही था। लेकिन कर्ज 1 लाख करोड़ से अधिक छोड़कर गए थे ये लोग। 71,000 कुछ करोड़ तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताते हैं, जमा 28,500 करोड़ जो बिजली कंपनियां यूएचपीएन और डीबीएचपीएन पर छोड़कर गए। ये 1 लाख करोड़ के करीब होता है, यानी बजट के अनुपात का 3 गुने से अधिक का। आज जब बजट जो हमारा पिछली बार जो बजट प्रस्तुत हुआ था हरियाणा की सरकार का, वो 2,05,017 करोड़ रुपए, 17.29 करोड़, यानी 17 करोड़ 29 लाख रुपए। उसके हिसाब से अगर इनके मापदंड पे चले, अगर इंडियन नेशनल लोकदल के मापदंड पे चले, तो हमारा कर्ज इस समय जो है 9 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था। अगर कांग्रेस के मापदंड पे चले, यानी बजट के साइज का 3 गुना, तो ये 6,15,000 करोड़ होना चाहिए था। है कितना? 3,25,000 रुपए, तो 3,25,000 करोड़ रुपए। तो अब उससे तो बहुत बेहतर है। यही नहीं, तो 4 लाख करोड़ का फिगर कहां से आता है बार बार जो बताते हैं? ये वो बताना चाहिए ना भूपेंद्र हुड्डा जी को। हरियाणा के अब तो माननीय नेता प्रतिपक्ष हो गए, वो फिगर अजीब से फिगर आते हैं। आज मुझे एक और बात पता चले, विषयांतर हो जाएगा और समय कम रहता है डिबेट में, नहीं बताऊं, ज्यादा नहीं। एचटैट को लेकर भी एक फिगर बताते थे, कभी आप डिबेट रखेंगे उसका भी पर्दा खोलूंगा मैं, वो भी पूछेंगे आप और हम दोनों मिलकर कि फिगर कहां से पैदा होती है। एक बार जो और विषय हैं, एक बार और विषय उन्होंने छुए हैं, दोनों हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथियों ने छुए हैं। मुझे उस पर उत्तर देने, एक मिनट दोनों विषयों पर छू लेता हूं। एक तो उन्होंने कहा, ये फिस्कल डेफिसिट वाला विषय तो मुझे लगता है आगे भी हम करते ही रहेंगे। उन्होंने एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। ये बहुत अच्छी बात कही है विजेंद्र रेड्डी जी ने कि हमारा जो ढांचागत विकास है वो क्या कर्ज के पैसों से हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है हमारा। आप अगर कर्ज का अनुपात देखेंगे बजट के अंदर कितना है, तो जो मैंडेटरी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उससे अलग जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है। जल्दी से मैं हॉस्पिटल और जो इन्होंने वो कहा था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा छोड़कर गए थे, हमारे हाथ में सौंप कर गए थे, नहीं सौंप कर गए थे, जनता ने सौंपा था, खैर उस समय हरियाणा के अंदर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी।
आज जो है 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गए थे, आज 15 से अधिक फंक्शनिंग है और 6 बहुत जल्दी जो है जनता को समर्पित होने वाले हैं। केवल 700 सीट हुआ करती थी मेडिकल की जिसमें डॉक्टर्स निकला करते थे, आज वो बढ़कर जो है 2485 सीट्स हो चुकी हैं। जो पीजी की सीट्स थी 289 थी, आज 1006 हो चुकी हैं। सिविल हॉस्पिटल ये 56 छोड़कर गए थे, आज 80 के करीब हैं। जो प्राथमिक केंद्र हैं जिनको पीएचसीज बोलते हैं वो 466 छोड़कर गए थे, आज 550 के करीब हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 109 छोड़कर गए थे, वो आज 130 से बढ़ चुके हैं। मैं एक कर बताऊंगा, समय मुझे पता नहीं कितना आप दे पाएंगे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानिक संस्थाओं की जो संख्या थी 683 थी इनके समय, आज वो 1000 के करीब है। जो मातृ मृत्यु दर है, महिलाओं का भी जिक्र किसी ने किया था, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने, 127 थी उस समय जो है, और आज जो है 91, यानी घटकर 91 हो गई। एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था पूरे हरियाणा के अंदर, एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, आज 100 के करीब ऑक्सीजन प्लांट है। हम शिक्षा की बात, ठीक है राहुल साहब, हो गया सीधी जी प्लीज, मैं समय मेरे को इतना ही देता है, अगले राउंड में आके बात करता हूँ। रेणु साहब जी, भाई 2,05,000 करोड़ का बजट पेश किया, 3.25 लाख करोड़ का घाटा है, अनुपात में पिछली सरकारों के ये कम है, तो दूसरा ये 4 लाख करोड़ का फिगर कहां से आता है घाटे का? या उसमें भी जैसे वो हुड्डा साहब के समय बता रहे थे कि 72-75 हजार करोड़ नहीं था, 28,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों का था, तो यहां भी कुछ ऐसा घटाव जुड़ाव हो रहा है क्या? देखिए, सरकार ने 3,52,000 करोड़ का ऋण ले रखा है। इसके अलावा कोऑपरेटिव ऋण है, जो समाज बैंक वगैरह के होते हैं, जो सरकार की देनदारियां होती है, लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, बट वो लायबिलिटी गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट उस पैसे को देती है। जो कोऑपरेटिव लोन है, चाहे वो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव का है चाहे अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव का, उसकी लायबिलिटी भी सरकार की होती है। वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बनता है, जो वो जो कोऑपरेटिव जो लोन है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4.5-5 लाख करोड़ हरियाणा प्रदेश के ऊपर तौर पर लोन। दूसरी बात, हमारे मंत्री ने कहा कि बजट का 33% जो है लोन उठाया जा सकता है, ये प्रोविजन है और यहाँ तक एक सही माना जाता है। और हमारा जो है ना इससे नीचे है, निश्चित तौर पर नीचे है आपका, और वो मैं बता दूं आपका नीचे कितना नीचे रह गया है, 31.7, यानी कि लगभग 32% जो है आपने बजट का जो शेयर है वो लोन आपका बढ़ चुका है, आ चुका है 36.70। और इसके अलावा कोई भी ऐसी जो हमारी सेवाएं है, चाहे हमारी आर्थिक सेवाएं है, उसके ऊपर केवल 23% है, जिसमें पेंशन भत्ते वगैरह सैलरी वगैरह आती है, 23% उसके ऊपर खर्च होता है। सामाजिक सेवाएं है जिसमें हेल्थ एजुकेशन वगैरह आती है, उसके ऊपर मात्र 31% हमारा खर्च होता है, जो पिछले 25-26 के बजट की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारी जो सामान्य सेवाएं है उसके ऊपर 14.66 का बजट आपने 25-26 का पहले का काम किया था, के ऊपर जो है 31.70। ठीक है, मैं रेणु साहब का ऑडियो वापस थोड़ा बेटर करो, जैसे आ रहा था लेकिन पॉइंट्स वो रख रहे हैं जो वो आ रहे। जी रेणु साहब, तो फिर 4.5 या 5, आपने तो एक फिगर घुमा, 4.5 लाख या 5 लाख? हम बता देंगे, लगभग 4.5 लाख के करीब जो है आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर लोन है। मैंने बता दिया, जो कोऑपरेटिव लोन है उसको ये ऐड नहीं करते। दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये कोऑपरेटिव लोन, एक सेकंड रेणु साहब, ये कोऑपरेटिव लोन ऐड करके नहीं बता रहे, आपके टाइम का जो बता रहे हैं उसमें कोऑपरेटिव लोन ऐड करके बता रहे हैं क्या? उस टाइम 17,000 था, और देखिए 2004 की बात है, हो सकता है कोऑपरेटिव लोन कितना होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, इससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब लोन ही 17,000 करोड़ था तो कोऑपरेटिव लोन कितना होगा, 1000-1500 होगा, फिर भी 18,000 करोड़ के आसपास ही बनेगा। इसके अलावा 8,000 करोड़ बजट में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे डिपार्टमेंट में कैश छोड़ करके गए थे, 8,000 करोड़ रुपए का। ये रिकॉर्ड की बात है, जिसकी प्रशंसा गृहपति ने की थी, ये पहला मुख्यमंत्री है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 8,000 करोड़ कैश छोड़ करके गए थे, और वित्त मंत्री के मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सेंट्रल की गवर्नमेंट ने भी आवासी देने का काम किया था। तो मैं भी ये निवेदन करता हूँ, अब जो बजट आ रहा है 26-27 का, कांग्रेस पार्टी ने भी 70,000 करोड़ का छोड़ करके गए थे, और जैसे बिजली का और इसका बताया उन्होंने
सेक्शन जो डिस्कॉम की थी, हमारी जो लाइबिलिटी थी, और मुस्लिम जो होंगे वो इसमें जोड़ भी रहे हैं, जो ऑपरेटिव लोन भी होगा, फिर भी कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ हम मान लें, तो फिर उसे मान सकते लोन दिलाती है, जो क्या कंपटीशन है भाई। ठीक है, बुराई का कंपटीशन क्यों करते हैं आप लोग? हम तो आपसे निवेदन करते हैं, आप इसको कम करने का काम करें। मान लो कांग्रेस के टाइम में ज्यादा था, बहुत ज्यादा छोड़ करके गए थे, तो इसके साथ कंपेयर क्यों करते हो कि हम लोग इसे कम ही बढ़ाना, लेकिन इसको कम किया जाना चाहिए। इसमें जो हमारा पैसा है वो लगभग कर्ज उतारने में ही जा रहा है, उसको ओके रेडू साहब, ठीक है, ओके। अजय गौतम जी, भाई वो बता रहे हैं कि कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी पीएचसी बढ़ गई, आयुर्वेदिक सेंटर कितने बढ़ गए, तो वो कह रहे हैं शिक्षा को लेकर भी ये डाटा है, कंपैरिजन है, कर्जे को लेकर भी कंपैरिजन का डेटा वो रख रहे हैं कि जब आप छोड़कर गए थे तो अनुपात में कितना था, आज कितना है, तो परिस्थितियां फिर बेहतर हुई हैं या आप कह रहे हैं आपके समय में बहुत अच्छी थी? वरुण जी ऐसा है, देखो बीजेपी से आंकड़े में कोई नहीं जीत सकता, आंकड़ों के तो ये नहीं सर, आप जीत जाओ, आपको कहां रोक रहा हूं? बात बिल्कुल सच है, आप जीतो, आपको मौका दे रहा हूं मैं आंकड़े में जीतने का। मैं आपको बता रहा हूं, अपने ये बता दें, इनके हॉस्पिटल्स में आज दवाई है, ये कह रहे हमने बजट बढ़ाया है। किसान कांग्रेस के टाइम में कितने मरे और इनके राज में कितने मरे, ये बता दें अगर इन्होंने बजट बढ़ाया तो। आज आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जाके आप देखिए, सीधा ही डॉक्टर पर्ची लिखता है कि बाहर से लाइए दवाई, और कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर डॉक्टर है ही नहीं। अब ये बजट बढ़ाने की बात करते हैं, डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, अगर उनको बजट के अनुसार यहाँ पैसा अच्छा मिल रहा होता, दवाइयां वगैरह सारी मिलेंगी, तो जनता क्यों परेशान होगी? पहली बात, कांग्रेस के टाइम में एक डाटा निकाल लीजिए कितने किसान मरे थे और बीजेपी के राज में कितने किसान मरे, इनको अभी धरातल की सच्चाई पता लग जाएगी। ठीक है, अब ये आंकड़ों में उलझा के रखेंगे, सही बात पे बात नहीं करेंगे, प्री बजट लाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। सच्चाई ये है कि जनता आज पूरी तरह से इनके जुर्मों से त्रस्त है, इनको आने वाले समय में जनता ही सबक सिखाएगी। ठीक है, रही बात इनकी एजुकेशन की, बात करते हैं एजुकेशन पे, कहा कितने स्कूल बंद हुए, रावल जी बता दीजिए आप, कितने स्कूल बंद हुए आपके टाइम में और कांग्रेस ने कितने नए खोले थे? अब आंकड़ों में बात करें तो 2000 से ज्यादा आपने स्कूल बंद कर दिए, स्कूलों में टीचर नहीं है, जहां जो बचे थोड़े बहुत भी। आप कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जाइए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मोस्टली आपसे रिलेटेड लोगों के ही हैं। ठीक है, आपने एजुकेशन का भट्टा बिठा दिया, आर्मी का भट्टा बिठा दिया, 4-4 साल के लिए युवाओं को भेज दिया। अब एक नया स्टैंड लेके आगे कि जो भी आर्मी में जाएगा वो शादी नहीं करेगा। कल परसों में बयान पढ़ रहा था इन्हीं के एक नेता का। नहीं वो आप तो भाई इस देश को बचा लो। कर रहे हैं भाई साहब, चैनल पे बैठ के ऐसे नहीं, गौतम जी उसे ठीक से पढ़िए, वो किस विषय में कहा गया है, मतलब ऐसे नहीं ना, एक तो विषयांतर हो गया जो आपने बात कही, ठीक है, एक उसको पढ़िए, वो किस टर्म और कंडीशन के तहत अग्निवीर के लिए, उसको पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। वो आप जैसा फ्लो में बोल रहे हैं वैसा नहीं है मामला। आप अग्निवीर को छोड़ भी दीजिए 1 मिनट के लिए, मैं हरियाणा की जो फौज में जाएगा वो शादी नहीं करेगा, ऐसे मत बोलिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप ही से पूछ रहा हूँ, आप, अरे वरुण जी आप ही बता दीजिए इनके राज में कितने स्कूल बंद हुए हैं? स्कूल बंद होना जनता का नुकसान है। मैं बताने नहीं बैठा हूँ, मैं सुनने बैठा हूँ। ठीक है, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब लेता हूँ। प्रोफेसर विदु रावल भाई, आपके समय में स्कूल बंद हुए हैं? हाँ, देखिए, मैं स्कूल पर भी आ जाऊंगा। पहले किसान को लेकर 2 बार पूछा गया मुझसे सवाल सीधा, कितने किसान मरे? एक भी किसान, केवल हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक भी किसान कहीं पर अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसा लगता है जैसे आघात लगा है, बहुत जोर से चोट लगती है। ये पूछना ठीक बात है, आप सही कह रहे हो आप। एक मिनट अजय भाई, अब मैंने सवाल पूछा, जवाब लेने दीजिए। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। मैं आपको अब कितने किसान मरे और इसको बार बार पूछेंगे तो ये आंकड़े में ही बताना पड़ेगा साहब। अब वो आंकड़े आपको पसंद आए या ना आए वो अलग विषय। 1991, 2001 और 2011 ये 3 सेंसेक्स जो हैं ये किए गए। इन 3 सेंसेक्स के अंदर जो है, यानी इन 20 सालों में जो 3 सेंसेक्स की रिपोर्ट बताती है कि 1 करोड़ किसान जो हैं खेती को छोड़कर
अन्य व्यवसायों की तरफ गए हैं। जब 2014 में हम आए थे, उससे 1 साल पहले एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी थी, और वो खलबली 2013 की रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2013 से पीछे के 25 साल जो थे, उनमें 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। अब उसके बाद जो है, अब इस प्रकार का कोई फिगर बहुत जल्दी किसी एजेंसी ने नहीं निकाला है कि 2013 से लेकर अब स्थिति क्या है, लेकिन 4.5 लाख किसानों की आत्महत्या जो एक बड़ा विषय। एग्रेरियन डिस्ट्रेस पर जो है, जब मनमोहन सिंह जी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। ये बयान बहुत मशहूर हुआ था, 2010 का 25 सितंबर 2010 का बयान है ये। जब स्वामीनाथन आयोग को बिठाने के बाद उसकी रिपोर्ट को इन्होंने जो है लागू नहीं किया था, तो बड़े भारी प्रेशर के अंदर जो है एक हम विपक्ष का ही प्रेशर था, विजेंद्र रेड्डी जी का हमारा प्रेशर था। उसके बाद एक 3 मुख्यमंत्रियों की कमेटी जो है बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद तत्कालीन हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी करते थे। उस रिपोर्ट ने यह कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना अव्यवहारिक है, गैर वाजिब है, ये लागू कभी हो ही नहीं सकती। फिर जो है इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जनता ने सरकार बनाई। 26 मई को पहली कैबिनेट में पहला फैसला क्या लिया गया कि किसान, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसान की लागत का 50% जो है लाभांश उसकी एमएसपी में जोड़कर दिया गया। ये कहते थे अव्यवहारिक है। हमने कहा हम पहला काम ही है अव्यवहारिक जिसको एक बता कर गए वो करके जाए, पहला काम हुआ। उसके बाद जो जिस प्रकार से कृषि कानून जो आए, जिसको लेकर खुद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने अपने जीवित रहते भूरी भूरी प्रशंसा की, उससे पहले भी डॉक्टर स्वामीनाथन आर्टिकल लिख लिख कर बता चुके हैं कि किस प्रकार हमने चरणबद्ध तरीके से उस स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को प्रयास किया कि हम उनको लागू कर पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये भी कहा कि स्कूल्स कितने बंद हुए हैं। देखिए, स्कूल्स का आंकड़ा जो आपने बताया है वो बंद नहीं होने का आंकड़ा है, वो मर्ज होने का आंकड़ा है। एक ही गांव में जिस प्रकार से असंतुलित विकास आप करके गए थे, हमारी तो लड़ाई ही यही थी ना, समान विकास, समान रोजगार, हमारा अधिकार। हमने जो आपके असंतुलित विकास था, यानी अपनी पसंद का अगर गांव का सरपंच आ गया तो उसने अपने एक गांव में 7-7 स्कूल खुलवा लिए, नहीं तो 7 गांव तक एक भी स्कूल नहीं। हमने पहले 2016 में ये जो है घोषणा की कि एक भी ऐसा, हमने जितने स्कूल खोले उससे ये बताया कि कोई, पहले महाविद्यालयों की बात करें, कि कोई भी बच्ची जो है, कोई गर्ल चाइल्ड अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर दूर किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएगी। उसको जो है पहले 20 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर करके हमने ये तय किया कि हर बच्ची के घर से के रेडियस किसी भी दिशा में वो निकल जाए। 15 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तक ले आए हम, ये व्यवस्था की। आप जो है 122 हमारे यहाँ पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोल कर गए थे। माफी चाहूंगा, आप केवल 22 छोड़कर गए थे, जो कि आज जो है 180 के करीब हैं। आपके यहाँ पीएम श्री की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आपने प्राइवेट स्कूल्स की व्यवस्था की बात कही, तो जब कोरोना काल के बाद जो है एडमिशंस जो है जब शुरू हुए, तो हरियाणा देश के अंदर अग्रणी ऐसा राज्य था जिसमें सरकारी स्कूलों में एडमिशंस जो है बढ़े। आमतौर पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल्स में एडमिशन ले लिए थे, क्योंकि कोरोना में फिजिकल तौर पर नहीं पढ़ाई हो। वो यही तो कह रहे हैं, आंकड़ों में आपसे नहीं जीत पाएंगे। देखिए, आंकड़ों में आंकड़े सच्चाई बयान कर देते ना। आंकड़े और रेटोरिक्स में क्या फर्क होता है? आंकड़े और रेटोरिक्स में यह फर्क होता है कि भूपेंद्र हुड्डा 152D का इस्तेमाल करते हुए 152D पर खड़े होकर कहेंगी कि हरियाणा में विकास नाम की एक ईंट नहीं लगी। जिस सड़क पर खड़े उस सड़क को भी नहीं देख रहे हैं, 152D पर खड़े होकर, जो हमारी बनाई हुई उस पर खड़े होकर। तो आंकड़े जो है, आंकड़े सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। मैं विजेंद्र रेड्डी जी का क्योंकि बहुत सम्मान करता हूं, और उनके आंकड़े भी आमतौर पर जो है बहुत जो है खोजबीन कर वो बहुत होमवर्क कर लेकर आते हैं। मैं एक छोटा सा फिगर उनको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट लायबिलिटी, मैंने जो आपकी कैलकुलेशन बताई थी उसमें भी कॉर्पोरेट लायबिलिटी नहीं थी, ये विदाउट कॉर्पोरेट लायबिलिटी का विषय था। लेकिन आपने क्योंकि ये पूछ ही लिया है, तो आपको एक जो है आंकड़ा मैं इसमें और दे दूं, जो खुद इसी पिछले बजट के समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया था। वो था सरकारी उपकरणों पर ऋण, जो 2014-15 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना आखिरी बजट प्रस्तुत करके गए थे। उसमें 69,222 करोड़ रुपए का सरकारी उपकरणों पर ऋण था। उसको घटाकर हमने जो है 2024-25 का जो हमारा आखिरी बजट था, वो घटाकर 68,295 करोड़,
यानी कि बजट का साइज तो आपके समय से 7 गुना 6 गुना बढ़ा दिया, लेकिन सरकारी उपकरणों पर जो ऋण है वो घटाया। यही नहीं, केवल जो आपके समय यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय जो है, जो हमारा जीडीपी था, प्रति व्यक्ति आय जो थी, जिसको बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं प्रति व्यक्ति आय निवेश में नंबर 1 थे हम लोग, वो 1,37,382 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 3,53,182 करोड़ पिछले बजट के समय हो गया था, अब बढ़कर 4 लाख। राजस्व घाटा, मैं केवल 2 फिगर्स और बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे फिगर्स जो है ना विजेंद्र रेड्डी जी ने दिए हैं, मुझे भी काउंटर में कुछ फिगर्स देनी पड़ेगी। राजस्व घाटा जो है, जिसको जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी के अनुपात में होता है, जो कांग्रेस के समय 1.90% था, वो आज घटकर 1.47% हो गया। जो कुल बजट के अनुपात में जो राजस्व घाटा था, इनके समय 13.4% था, जो पिछले बजट में घटकर 9.9% हो गया। फिजिकल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, यानी राजकोषीय घाटा, वो 2.88% था, जो कि अब घटकर 2.68% है। ध्यान करने की बात यह है कि 3% तक की होती है जो लिमिट होती है, आरबीआई की लिमिट है 3%। ये 3 के आसपास ओवर करते थे, वो घटकर 2.68% हुआ। कुल मिलाकर हम हरियाणा को प्रगति के पथ पर लेकर गए हैं, एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हमने, और इसके बावजूद भी जो कर्ज प्रबंधन है वो भी हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं उसका कारण अगर एक लाइन आप दे दें, हमारे यहाँ घोटालों की बरसात नहीं होती। ठीक है रेणु साहब, सर वो एक हमने लास्ट फ्राइडे की थी डिबेट, वो तो खैर विद साहब खुद ही मामला सामने लाए हैं। रेणु साहब जल्दी से, विसल ब्लोअर हैं जी जी ठीक, हम विसल ब्लोअर। लेकिन मैं विजु राहुल जी से इसका सम्मान करते हुए ये पूछना चाहता हूँ। सर पूछा मत, बस कंक्लूसिव बोलिए, अब वो कंटिन्यूशन में कल करेंगे फिर। मैं बोल रहा हूँ, आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में 7वें नंबर पर एंटर हो चुका है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। पिछले 5 साल में लगभग 75% भ्रष्टाचार बढ़ा है। दूसरी बात, आपने अपने समय में 5 वर्ष में लगभग 1,500 उद्योगों को बंद कर दिया है। ये ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट मेरे पास है। 1440 उद्योग हमारे प्रदेश बंद हो चुके हैं। स्वयं अनिल विज ने निकाला है पिछले डिस्ट्रिक्ट के केवल 22 से लेकर के 25 तक का उन्होंने करप्शन का आंकड़ा दिया 1500 करोड़ का। यदि ये सारा हम भारत मंड का कैलकुलेशन करें, देश के 23 डिस्ट्रिक्ट का कैलकुलेशन करें, तो ये कई हजार। चलिए ठीक है सर, मैं माफी चाह रहा हूँ रेणु साहब, समय कहना चाहूंगा 4 लाख जो है ना प्रति व्यक्ति आए हमारे प्रदेश में हो गई है, तो 4 लाख कहाँ से आ रही है? ठीक है, तो खास करके ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि 4 लाख प्रति व्यक्ति आया है, तो फिर इतने बीपीएल क्यों है। चलिए कंटिन्यूएशन में रखेंगे चर्चा, तो इस विषय पर आगे लौटेंगे। बजट पे बहुत सारी चर्चाएं होनी है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, और बात हो रही थी प्री बजट की। बजट आएगा तो जनता को क्या कुछ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।